सोशियोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि शोध क्या होता है, शोध यानी कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कितने प्रकार का होता है और रिसर्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकारों के विषय में भी जाना, जिसमें हमने हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना, रिसर्च डिजाइन यानी कि शोध प्रारूप, सैम्पलिंग यानी कि निदर्शन के विषय में हमने जाना है, जो कि पिछले वीडियोज़ में जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा संकलन की विधियाँ यानी कि तथ्य संकलन की विधियों के विषय में हम जानेंगे। और इन तथ्य संकलन की विधियों से संबंधित एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चंस को इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट्स, जो ऑप्शन होते हैं उनमें बहुत सारे डाउट्स माइंड में आ जाते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इसके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के उपरांत ही हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो शोध का टॉपिक है, शोध यानी रिसर्च का जो रिसर्च से संबंधित जो पूरा टॉपिक ही है वो टॉपिक ही पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कुछ भी है, जो कि शोध के प्रकार हैं, शोध की विधियाँ हैं, शोध के चरण हैं और बहुत कुछ है इसमें अभी जानने के लिए, उसके लिए आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ये जानेंगे कि तथ्य संकलन की विधियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और ये तथ्य संकलन की विधियाँ जो हैं वो समाज में किस प्रकार से काम करती हैं। यानी कि हमें समाज के विषय में जानने के लिए, समाज के विषय में जो हमें डेटा एकत्रित करना होता है, तो हम किस प्रकार से इस डेटा को एकत्रित करते हैं। उस डेटा को एकत्रित करने के लिए हमें किन किन विधियों का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए, इसमें 4 विधियाँ दी हुई हैं। एक है अवलोकन, एक है प्रश्नावली, एक है अनुसूची और एक है साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन के विषय में जानते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो अवलोकन और ऑब्जर्वेशन के विषय से संबंधित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अवलोकन क्या है। इसको पहले सरल भाषा में हम समझ लेते हैं कि अवलोकन क्या है। अवलोकन एक क्या है, निरीक्षण विधि होता है। जैसे कि हम किसी चीज़ के विषय में जब जानते नहीं हैं और हमें उसका पहले से कोई आइडिया भी नहीं होता है, हमें उसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं होती है। जैसे हम कोई कहीं घूमने जाते हैं तो हम मन में एक बात सोच के जाते हैं कि हम उस जगह जाएंगे, हमें उस जगह की कोई जानकारी नहीं है, तो हम उस चीज़ की जानकारी को कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ से संबंधित हम बहुत कुछ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो ये सब किसके द्वारा होता है, ये सब होता है अवलोकन के द्वारा। तो उसे ही अवलोकन कहते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम ये बात कहें कि हमें किसी भी जगह के विषय में जानना हो, किसी भी व्यक्ति के विषय में जानना हो या किसी भी स्थान विशेष से संबंधित जानकारी लेनी होती है तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन को सामाजिक शोध में पर्यवेक्षण और या निरीक्षण विधि भी कहते हैं। तो अवलोकन को और हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, पर्यवेक्षण और निरीक्षण विधि। तो अवलोकन क्या है, सूचना संग्रह की एक सरल, सामान्य एवं सार्वभौम विधि है। जैसा कि मैंने बताया कि अवलोकन क्या है, एक सरलतम स्थिति है, सामान्य स्थिति है, लेकिन क्या है, सार्वभौम स्थिति है। यानी कि सार्वभौमिकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी भी चीज़ को जानने की एक जिज्ञासा होती है और जब वो जिज्ञासा मन में उठती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस चीज़ को देखता है, उस जगह को देखता है, उस स्थान को देखता है, उस व्यक्ति को देखता है। तो ये क्या है, एक सार्वभौम विधि भी है और क्या है कि एक सरल एवं सामान्य विधि है जो कि जिसके द्वारा सूचना का संग्रह किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीवी यंग के मतानुसार अवलोकन स्वाभाविक घटना का घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं सौद्देश्य अध्ययन है। तो पीवी यंग कहते हैं कि अवलोकन क्या है, एक स्वाभाविक घटना है। स्वाभाविक घटना का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठती है और ये स्वाभाविक भी होती है। तो इसको हम कैसे अवलोकन हम कैसे करते हैं, अपने नेत्रों के द्वारा करते हैं और नेत्रों के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, किसी उद्देश्य के द्वारा करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब जिज्ञासा उठती है तो सबसे पहले उसका तो एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। लक्ष्य यानी कि हम किसका अवलोकन करने जा रहे हैं, किसी मंदिर का, व्यक्ति का, किसी घटना का, कुछ भी हो सकता है। और उसका कैसे करने जा रहे हैं, तो सुव्यवस्थित ढंग से, यानी कि उसको हम समझने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मोजर का कहना है कि अवलोकन का तात्पर्य प्रकारों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं की दृष्टि का अधिक उपयोग करना है। तो मोजर कहते हैं कि किसी की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए या किसी के द्वारा सुनाई गई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, स्वयं अपनी दृष्टि का उपयोग करके उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अवलोकन विधि प्राथमिक तथ्यों के संग्रहण की विधि है।
अवलोकन विधि क्या है? प्राथमिक तथ्यों के संग्रहण की विधि है, जिसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। अवलोकन विधि क्या है कि एक प्राइमरी डेटा संग्रहण करने की एक प्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि हम अवलोकन कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष विधि द्वारा करते हैं, अपने नेत्रों द्वारा करते हैं, अपने स्पर्श से करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम आँख से देखकर नहीं उसको अनुभव कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? हम छू के इसको अनुभव करेंगे, उसका छू के अवलोकन करेंगे। तो इस तरीके से अवलोकन विधि क्या है? एक प्रत्यक्ष विधि है, जिसे हम सूंघ कर, जिसे हम देख कर, जिसे हम स्पर्श करके अवलोकन कर सकते हैं। तो अवलोकन द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। इस तरीके से जो प्राथमिक डेटा है, उसके प्राथमिक डेटा को यानी नवीन प्राथमिक डेटा को अवलोकन के द्वारा ही संकलित किया जाता है। इस विधि में शोधकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आय समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए उससे दूर बैठकर उनके सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारों का अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अवलोकन करता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनमें सभी आ जाते हैं, यानी ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसमें हमारे सारी इंद्रियां आ जाती हैं। इसमें हमारी आँखें हैं, हमारे स्पर्श है, हमारी बॉडी है, हमारे कान हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी इंद्रियां होती हैं, वो सारी इंद्रियां हमारी सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारों को समझने में प्रयोग होती हैं। और ये सब प्रयोग होती हैं किसके द्वारा? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और प्रत्यक्ष विधि कैसे होती है संभव? वो होती है अवलोकन के द्वारा। तो इस तरीके से अवलोकन विधि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब ये जो अवलोकन की विशेषताएं होती हैं, वो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, पारस्परिक एवं कार्य कारण संबंध का पता लगाया जाता है। पारस्परिक कार्य कारण का अध्ययन, यानी कि जब हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो हम इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि कोई भी घटना जो होती है वो किसी न किसी चीज़ से संबंधित होती है, किसी न किसी प्रकार से वो किसी न किसी घटना से, किसी न किसी कारण से वो आपस में जुड़ी होती है। तो उसका क्या किया जाता है? कार्य एवं कारण का पारस्परिक संबंध का पता लगाया जाता है। अब हम अवलोकन के विधियों के विषय में जानते हैं। तो देखिए, अवलोकन की निम्नलिखित विधियाँ हैं, तो इन विधियों को हम पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें देखिए, एक है नियंत्रित अवलोकन, फिर उसके बाद है देखिए अनियंत्रित अवलोकन, फिर उसके बाद है सहभागी अवलोकन, और फिर उसके बाद देखिए असहभागी अवलोकन। तो इस तरीके से ये देखिए, एक और है अर्धसहभागी अवलोकन, फिर उसके बाद है सामूहिक अवलोकन। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं कि अवलोकन की क्या है प्रकार हैं। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या? नियंत्रित अवलोकन। तो नियंत्रित अवलोकन होता है, जो नियंत्रित अवलोकन होता है वो वस्तुतः क्या होता है कि नियंत्रित स्थिति में अवलोकन की एक प्रक्रिया है। नियंत्रित स्थिति में अवलोकन की एक प्रक्रिया है जिससे विश्वसनीय एवं पक्षपात रहित तथ्य संकलित किए जा सके। इस विधि में उन कारकों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है जिनका कि वो अवलोकन करता है। इस तरह एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण कर शोधकर्ता अपना तथ्य संकलित करता है। इस प्रक्रिया में वह उन कारकों का भी नियंत्रण करने की कोशिश करता है जो पक्षपात उत्पन्न कर सकते हैं तथा जिनका संबंध अवलोकनकर्ता के व्यक्तित्व से होता है। तो जो नियंत्रित अवलोकन होता है, जैसे कि एक इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए 2 साइकिल सवार हैं और 2 साइकिल सवार आपस में जा रहे हैं और उसके बाद उनमें वो भिड़ गए आपस में, यानी वो दोनों आपस में टक्कर खा गए। टक्कर खाने में जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो उसमें कुछ लोगों ने उसका क्या किया कि उस घटना का वर्णन किया कि ये ऐसी इधर से आ रहे थे, ये उल्टी साइड से आ रहे थे, इसलिए इनकी ये दुर्घटना घटित हुई। तो इसमें इस बात में कोई दूसरा अपनी बातों को शामिल कर, यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता, वो वहाँ की घटना का वास्तविक स्थिति को बताता है, और जो वास्तविक स्थिति को बताता है वही क्या है? नियंत्रित अवलोकन है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने इसके 2 उदाहरण दिए हैं और दोनों उदाहरण ही बहुत ही सटीक हैं कि नियंत्रित अवलोकन का सिर्फ मतलब ये होता है कि अपनी सीमा, अपने नियमों के अंदर रहकर जब हम किसी अवलोकन को करते हैं और अपने विचारों से, अपने स्वयं के पूर्वाग्रह से दूर रखकर हम किसी घटना को सही वास्तविक रूप से बताते हैं, तो वो क्या है? नियंत्रित अवलोकन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और नियंत्रित अवलोकन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नियंत्रित अवलोकन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे घटना पर नियंत्रण, जिस प्रकार वैज्ञानिक भौतिक दुनिया की परिस्थितियों को प्रयोगशाला को किसी नियंत्रित अवस्था या दशाओं के अंतर्गत लाकर अपने अध्ययन विषय का अध्ययन करता है। भौतिक वैज्ञानिक भौतिक दुनिया की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं तथा दशाओं के अंतर्गत लाकर अपने अध्ययन विषय का अध्ययन करता है। उसी प्रकार समाजशास्त्री भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही नियंत्रित करने तथा अध्ययन का कार्य करने को संचालित करने का प्रयत्न करता है। यानी कि सामाजिक नियम होते हैं, उन सामाजिक नियमों के अंदर ही रहकर कार्य करना होता है, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे ही घटना पर नियंत्रण कहते हैं। फिर उसके बाद है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण।
तो अवलोकनकर्ता मनमानी और पक्षपात ढंग से अवलोकन ना कर सके, इसके लिए सामाजिक घटना पर नियंत्रण न रखकर अवलोकनकर्ता को कुछ साधनों द्वारा नियंत्रित व संचालित किया जाता है। तो इसमें देखिए जो अवलोकनकर्ता के पास क्या है कि अवलोकनकर्ता के लिए कुछ साधनों की उपलब्धता कराई जाती है, जैसे कि डायरी, फोटोग्राफ्स होते हैं, कैमरा होता है, टेप रिकॉर्डर होता है। तो देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जब हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, या फिर कैमरा चलते हैं, फोटोशूट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये नियंत्रित अवलोकन के क्या है, ये साधन है। जैसे कि फोटो खींची जाती है, अब ये फोटो तो वास्तविक ही मानी जाएगी उस घटना के लिए, कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ है वो वास्तविक माना जाएगा, तो टेप रिकॉर्डर में जो भी बात रिकॉर्ड की गई है वो बिल्कुल वास्तविक मानी जाएगी। तो ये क्या है कि ये साधन होते हैं अवलोकनकर्ता को नियंत्रित या उनको पक्षपात ढंग, अपने पक्षपात व्यवहार को उसमें शामिल ना कर पाने का एक नियंत्रण होता है। तो ये सब इसके साधन होते हैं। तो इस तरीके से जो नियंत्रित अवलोकन होता है उसको हमने जाना। अब हम अनियंत्रित अवलोकन की बात कर लेते हैं, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो अनियंत्रित अवलोकन वह है जब अध्ययनकर्ता स्वयं पर एवं अध्ययन समूह तथा अवलोकन प्रक्रिया पर नियंत्रण के बिना घटनाओं का उसके स्वाभाविक रूप में अवलोकन करता है। यह अवलोकन न तो पूर्व नियोजित होता है और न ही संचालित होता है। तो जो अनियंत्रित अवलोकन होता है ये आकस्मिक होता है। अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है, ये आकस्मिक होता है, यानी कि ये पूर्व नियोजित नहीं होता है, ना ही ये संचालित होता है। यह अध्ययनकर्ता जब किसी घटना को देखता है, समझता है, तो उसके विषय में वो उसकी कोई पहले से कोई राय नहीं होती है, ना ही पहले से कोई उस स्थिति का कोई समझ होती है। तो इसमें पीवीएम ने कहा है कि अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है। इसमें यथार्थ के यंत्रों का प्रयोग या अवलोकन की हुई घटना की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। यानी कि ये जो अनियंत्रित अवलोकन होता है ये सूक्ष्म का ज्ञान कराता है। समाज में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं और कोई भी अगर घटना घटित होती है तो उसका बृहद रूप तो होता है, लेकिन उस बृहद रूप में या उसके वो जो घटना घटित हुई है उसकी सूक्ष्म परीक्षा हो जाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और आपस में गुस्सा हो गए, अचानक से ही गुस्सा हो गए और जो अन्य लोग थे वो इसका कारण ही नहीं जान पाए कि क्या हुआ। तो उसका क्या किया जाता है, सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है कि आखिर क्या कारण हुआ जो ये दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से नाराज हो गए। हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ दो लोगों में जब आपस में बनती नहीं है और किसी स्थान पर होते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर मुँह घुमा लेंगे या चेहरे की जो इंप्रेशन है, भाव हैं वो बदल जाते हैं। तो इन सब चीज़ का क्या होता है, सूक्ष्म परीक्षा हो जाती है। और ये क्या होता है कि एक अनियंत्रित अवलोकन होता है जो उस समय हम स्थिति देखते हुए यथार्थ के यंत्रों का प्रयोग करते हुए अवलोकन होता है। तो ये अनियंत्रित अवलोकन होता है। अब हम जानते हैं सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी सहभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से ही एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसका अलग से मैं वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी सहभागी अवलोकन का। फिलहाल इसमें जो है उसके विषय में हम शॉर्ट में जानते हैं। तो सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग लिंडमैन के द्वारा 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया गया। यद्यपि इससे पूर्व भी इस प्रविधि का प्रयोग मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र में होता रहा है। तो सबसे पहले जो सहभागी अवलोकन का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है, तो लिंडमैन के द्वारा 1924 में और उनकी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया गया है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक अवलोकन करता किसी समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है जाकर बस जाता है और उस उपसमूह के सभी क्रियाओं में समूह के सदस्य के रूप में भागीदार बनता है तथा साथ ही अवलोकन भी करता है, तो उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक गांव है और वो इस स्थान विशेष में यानी इस स्थानीय क्षेत्र में रहता है। अब इस गांव में जो लोग रहते हैं, इन लोगों की जो भी जीवन शैली है, जो भी उनकी दिनचर्या है, मनोरंजन के साधन हैं या फिर उनके लोक कथाएँ हैं, उनकी विशिष्टता क्या है, इससे संबंधित अगर हमें जानकारी लेनी होती है तो जो अवलोकन करता है उसको क्या करना होता है कि इस समूह का में जाकर उसे रहना होता है, यानी प्रतिभाग करना होता है जाके, और उस समूह में रहकर ही उनके अनुसार ही उनकी जीवन शैली को, उनके कार्यविधियों को, उनके कार्यों को, उनके परंपरा को, उनके रीति रिवाजों को उनके साथ रहकर समझना होता है। तो ये क्या होता है, सहभागी अवलोकन होता है। अब हम सहभागी अवलोकन के विषय में सबसे जो पहले जिन्होंने बताया है वो मेलानोव्स्की हैं। मेलानोव्स्की ने सहभागी अवलोकन सबसे पहले किया है। तो सहभागी अभी इसके विषय में हम विस्तार से समझेंगे मेलानोव्स्की के विषय में। तो सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता उस समूह में बसकर इस प्रकार घुल मिल जाता है कि पूर्ण रूप से वह समूह का सदस्य बन जाता है, परंतु एक शोधकर्ता के रूप में सदैव वो क्या होता है, जागृत रहता है। उसको उस समूह के रीति रिवाज कार्यकलापों में भाग लेते समय सत्य को खोजने के लिए सतर्क रहना पड़ता है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जॉन हावर्ड ने जेलों के अध्ययन एवं कैदियों के अध्ययन के लिए कई साल जेलों में कैदियों के साथ रहे हैं। तो जो जॉन हावर्ड है, ये जॉन हावर्ड जो है वो क्रिटिकल संप्रदाय से संबंधित है, आलोचनात्मक संप्रदाय से संबंधित है, तो शिकागो संप्रदाय से संबंधित है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि कैदियों को ला कर रखा जाता है और उन कैदियों पर बहुत सारे अध्ययन किए जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो जॉन हावर्ड ने जो जेल में कैदी होते हैं उन पर उन्होंने बहुत सालों तक उनके साथ रहकर अध्ययन किया। मैलिनोव्स्की ने क्या किया है कि ट्रेगुएंडा द्वीप समूह का अध्ययन किया है, वहाँ की जनजातियों के ऊपर, वहाँ की जनजातियों की जीवन शैली, उनके कार्य प्रभाव, उनके खान पीन और रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, सभी के विषय में उन्होंने जाना और इस पर उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी दी है। मैलिनोव्स्की ने समूह के अग्रोनाट जनजाति का, इन्होंने कौन सी जनजाति का अध्ययन किया है? तो अग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किया है, तथा रेमंड फर्थ ने टिकोपिया का अध्ययन किया है और W.A. व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन किया है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैलिनोव्स्की ने किस समुदाय का अध्ययन किया है? तो उन्होंने ट्रेगुएंडा द्वीप समूह के अग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किया है। रेमंड फर्थ ने टिकोपिया का अध्ययन किया है और W.S. व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन किया है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी से मतलब है कि W.S. व्हाइट ने जो सड़क के चौराहे पर जो किनारे दुकानें होती हैं, वहाँ पर जब लोग अपनी आवश्यकताओं को, चीज़ों को लेने आते हैं और कुछ समय अपना व्यतीत करने के लिए आते हैं, तो वो अपनी जो है तो समाज के विषय में, राजनीति के विषय में बहुत सी चर्चाएं करते हैं और उन चर्चाओं में जो कुछ भी चर्चा होती है तो उस चर्चा में भाग लेकर ही इन्होंने अपना सहभागी अवलोकन किया है, जिसे हम स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो W.S. व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन किया और एंडरसन ने होबो जनजाति का अध्ययन किया है। इसी प्रविधि द्वारा यानी सहभागी अवलोकन के द्वारा इस प्रकार बूथ एवं लीपले ने भी सहभागी अवलोकन विधि का अध्ययन किया है। तो देखिए, इतने सारे लोगों ने सहभागी अवलोकन के विधि का अध्ययन किया है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब हम आगे देखते हैं। तो वर्ष 1997 में बोआस ने, 1898 में रिवर्स ने और हैडन एवं सेलिमन ने अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर वहाँ रहकर सहभागी अवलोकन विधि तथा तथ्यों का संकलन किया है। सहभागी तो देखिए बोआस ने भी किया है, सेलिमैन ने भी किया है, रिवर्स ने भी किया है, हैडन ने भी किया है। इस पर एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये भी चूँकि टॉपिक बड़ा है इसलिए इसको शॉर्ट में दिया हुआ है। तो सहभागी अवलोकन सामाजिक शोध के लिए कई दृष्टियों से उपयोगी, लाभदायक है। इसके प्रमुख गुण जो है वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसके क्या गुण है। सबसे पहले तो ये प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया जाता है और सरल अध्ययन होता है, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है और संग्रहित सूचनाओं तथा परीक्षा संभव। तो इस तरीके से जो इसके गुण हैं वो ये हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और असहभागी अवलोकन की बात करते हैं। तो असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता समूह अथवा समुदाय का जिसका कि उसे अध्ययन करना है, अवलोकन का एक तटस्थ दृष्टा की भांति वैज्ञानिक भावना से करता है। साधारणतः वह समूह में एक बाहरी व्यक्ति एवं एक वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में उपस्थित रहता है तथा उसकी गतिविधियों का अवलोकन करता है। जैसे कि एग्जामिनर होता है, जैसे परीक्षाएं चल रही होती हैं, बोर्ड एग्जाम की चल रही होती हैं, या फिर और कुछ ऐसा होता है जैसे कि कोई आता है, दौरे पर आता है, जैसे डॉक्टर अस्पताल में दौरे के लिए जाता है। तो ये सब क्या है कि असहभागी अवलोकन है, क्योंकि वो उसमें प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समुदाय या समूह का ना तो स्थायी सदस्य ही बनता है और ना ही उसकी क्रियाओं में भागीदार बनता है। दूर से ही कुछ भी वह अवलोकन करता है उसी तरह पहुँचने का प्रयास करता है। अब आगे देखते हैं। स्पिट्ज एवं वुल्फ ने नर्सरी स्कूल के बच्चों का अवलोकन इसी तरह एक तरफा शीशे के पीछे से किया था। तो इन्होंने अपनी एक पर्सनल अवलोकन की बात की है नर्सरी के बच्चों पर कि जब नर्सरी में जो बच्चे होते हैं अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कमरे के अंदर आपस में क्या क्या करते हैं, क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ करते हैं, और उनको समक्ष ना देखकर, क्योंकि जब समक्ष में होंगे तो वो अपने व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता तो अपने व्यवहार को अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो इस तरीके से स्विफ्ट एंड वुल्फ ने नर्सरी के स्कूल के बच्चों का अवलोकन शीशे के पीछे से देखकर किया। असहभागी अवलोकन की सफलता इस बात पर टिकी हुई है कि समूह उसकी उपस्थिति से कितना अनुभव किया, तभी स्कूल की गतिविधियां अप्रभावित एवं असहज रहती हैं। अब हम अर्धसहभागी अवलोकन की भी बात कर लेते हैं। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में और ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्धसहभागी अवलोकन, पूर्ण सहभागी या पूर्ण असहभागी अवलोकन कठिन है, इसलिए गुड्डे एवं हार्ट ने इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को अपनाया। तो किसके द्वारा अपनाया गया है अर्धसहभागी अवलोकन? सबसे पहले गुड्डे एवं हार्ट के द्वारा इन्होंने अर्धसहभागी अवलोकन को सबसे पहले अपनाया।
एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्ध सहभागी अवलोकन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। इस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भाग लेता है। यद्यपि अधिकांशतः वह तटस्थ भाव से बिना भाग लिए उसका अवलोकन करता है। यह सहभागी अवलोकन की कठिनाइयों एवं सहभागी अवलोकन की सूक्ष्म तटस्थता से बचने का एक मध्यम मार्ग है। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो शोध करता है वो समूह में पूरी तौर पर सहभागिता न दिखाकर अपने को उस समूह से थोड़ी सा दूरी बनाकर रखता है। यानी कि कभी किसी कोई ऐसी संशय उसके मन में होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आगे चलकर इससे कोई समस्या हो जाए इसमें सहभागिता करके, तो वो उन सहभागिताओं से क्योंकि सहभाग करना कोई आसान काम नहीं होता है। किसी के बीच में रहना, किसी समुदाय के बीच में रहना, फिर उसका अवलोकन करना और फिर अपने विचारों को भी बिना पूर्वाग्रह के उससे बचाना, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों को कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से शामिल कर देता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन की बात विलियम हार्ट ने की है। तो ऐसे भी कुछ अवलोकन होते हैं। अब हम सामूहिक अवलोकन की बात करते हैं। सामूहिक अवलोकन यानी मास ऑब्जर्वेशन। सामूहिक अवलोकन में किसी सामाजिक घटना या समस्या का अवलोकन शोधकर्ता द्वारा, जो कि सामाजिक घटना के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं, वर्ष 1944 में जमैका में वहाँ की स्थानीय दशाओं के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग में लाए। तो जमैका क्या है? जमैका जो है एक स्थान है और जमैका का अध्ययन वहाँ की जो बहुत ही वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वहाँ के कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें हैं जिनके कारण जमैका स्थान प्रसिद्ध है, और उसी के विषय में सामूहिक अवलोकन किया गया। जमैका वहाँ पे कई लोग एक साथ मिलकर गए और अपना अवलोकन जो है एक साथ मिलकर उन्होंने सामूहिक अवलोकन किया 1944 में, और इस सामूहिक अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया। जैसे कि जमैका है, वहाँ पे बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं, नदी, पहाड़ और बहुत अच्छी वहाँ की स्थितियाँ हैं, मौसम है, तो इसके लिए जमैका प्रसिद्ध है। इसी वजह से यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, सामूहिक तौर पर लोग मिलकर घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले जो शोध करता है जमैका का सामूहिक तौर पर अध्ययन किया 1944 में। सिंगपाओ एंग के मतानुसार यह नियंत्रित व अनियंत्रित अवलोकन का सम्मिश्रण है। इसमें कई व्यक्ति मिलकर सामग्री एकत्रित करते हैं और बाद में एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उन सबकी देन का संकलन कर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी बहुत से व्यक्तियों के द्वारा ये अवलोकन किया जाता है, उसके बाद सभी अपने अवलोकन को मिलाकर एक निष्कर्ष तैयार करते हैं, और वो निष्कर्ष किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो उस ग्रुप का मेन व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के द्वारा संकलित किया जाता है, यानी उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आज हमने जाना कि अवलोकन क्या है, अवलोकन की विधियाँ क्या हैं, अवलोकन कितने प्रकार का होता है, अवलोकन किन किन समाज शास्त्रियों के द्वारा किया गया है। तो वीडियो तो इम्पोर्टेंट रहा ही है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली विधि के विषय में जानेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगी कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।